हम सोनार बांग्ला आयोग की स्थापना कर सुशासन की दिशा में एक नई पहल करेंगे। हम अम्फान, बुलबुल, आइला साइक्लोन के राहत कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसटीएफ की स्थापना कर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो सबको कानून के सामने खड़ा करने का काम करेंगे। कोल माफिया, बालू माफिया, पानी टैंकर माफिया, ये तीनों के लिए एक अलग टास्क फोर्स की भी रचना होगी। सामुदायिक हिंसा, राजनीतिक हिंसा, अवैध हथियार, मादक पदार्थ का व्यापार, जबरन जमीन का अधिग्रहण, नकली नोट और गो तस्करी के लिए भी एक समुचित तंत्र बनाया जाएगा जो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ये सभी माफियाओं पर नकेल कसने का काम करेंगे। जितनी भी राजनीतिक हिंसा चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की हुई हो, वो सभी की जांच के लिए एसआईटी का गठन करेंगे और सभी राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों की सहायता के लिए हम 25 लाख रुपया हर परिवार को देने का काम करेंगे। हम अर्धसैनिक बलों में नारायणी सेना बटालियन की स्थापना करेंगे और हमें वादा करते हैं पश्चिम बंगाल की जनता को कि पहले कम्युनिस्ट और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने जो सत्ता में होता है वो सत्ता बरकरार करने के लिए हिंसा चुनाव में करते हैं। हम निष्पक्ष चुनाव हो वो सुनिश्चित करेंगे और राजनीतिक हिंसा बंगाल के अंदर भूतकाल बना जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो पर एक डीजी कक्षा के पद का निर्माण कर उसको हम स्ट्रेंथी का प्रयास करेंगे। पश्चिम बंगाल विसल ब्लोअर कानून बनाकर हम विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। आर्थिक विकास के लिए भी हमने ढेर सारा सोचा है। हम निवेशकों के लिए इन्वेस्ट बांग्ला की स्थापना करेंगे जिसके माध्यम से निवेशक तेजी से बिना किसी अड़चन से यह प्रदेश में निवेश कर सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में बंगाल को शीर्ष 1 से 3 स्थान में ले जाने का लक्ष्य हमने रखा है। हम 100% गारंटी कवर के साथ एमएसएमई को 10 लाख तक की बिना गारंटी की लोन प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे। एमएसएमई को पहले 5 वर्षों के लिए 2 रुपया प्रति यूनिट के दर पर बिजली देने का काम करेंगे। 4 मेगा फूड पार्क, 10 लघु स्तर पर फूड पार्क, 1 चाय पार्क, 2 सी फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना कर बंगाल के अंदर रोजगारी की निर्मित का काम हम आगे चलाएंगे। 1500 करोड़ के फंड के माध्यम से जूट उद्योग का सारी जूट मिलों का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए ये बेसिक फंड होगा, बाद में लोन लेना पड़ेगा, परंतु उसके मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया को हम चालू करेंगे। लेदर इंडस्ट्रियल पार्क, आयरन एंड स्टील इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल पार्क, फार्मा, ऑटो इंडस्ट्री और ज्वेलरी पार्क के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम जो प्राइवेट में आना चाहेंगे उसको देने का काम करेंगे। हम सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम को भी 15 दिनों के अंदर ही परमिशन मिल जाए इस प्रकार से लॉन्च करेंगे। सिंगल विंडो से मेरा मतलब भतीजा नहीं है, 7 अर्थ में सिंगल विंडो सिस्टम होगा जो अफसर चलाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में ढेर सारी चीजें हमने सोची है। गुरुदेव रूरल एडवांसमेंट मिशन ग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ का फंड देंगे। उज्ज्वल बांग्ला मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अगले 5 साल में 30,000 करोड़ का फंड का आवंटन करेंगे। 675 किलोमीटर नेताजी एक्सप्रेस वे जो कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच में है, इसके निर्माण की हम शुरुआत करेंगे और भारत सरकार की मदद से 1 लाख करोड़ के सड़कों का जाल बिछाने का काम हम करेंगे। बागडोगरा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए हम भारत सरकार की सहायता लेंगे। मालदा, बालूरघाट, कुछ बिहार एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत लाकर वहां पर पर्यटक जा पाए, वहां आ पाए और वहां से जा पाए, इस प्रकार का हम काम करेंगे। पुरुलिया में घरेलू एयरपोर्ट का निर्माण हम करेंगे। लगभग 10,000 करोड़ की लागत से पोतीबाड़ी पुरस्कार जल फंड की स्थापना कर 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हम
सुनिश्चित करेंगे। हम बस सेवाओं के पुनरुद्धार करने के लिए 10,000 करोड़ और बस टर्मिनलों के निर्माण के लिए 4600 करोड़ का निवेश करेंगे। बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने के लिए भी भारत सरकार की मदद ली जाएगी। बंदरगाहों के साथ ही आगे जो मैंने कहा है वो सारे औद्योगिक क्लस्टर बनाकर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो, इस प्रकार की हम करेंगे। रेल परियोजनाओं को, सारी रेल परियोजनाओं को, सारी बाधाओं को दूर करते हुए जल्दी से पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हम बंगाल की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों की राजधानियों और विदेश में चयनित शहरों में गुरुदेव सेंटर फॉर कल्चर एक्सेलेंस की स्थापना करेंगे। हम गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 2500 करोड़ रुपए का फंड देकर उसको वैश्विक ख्याति देगा। राज्य में पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना कर सभी पुरोहित को 30,000 का मासिक मानदेय सुनिश्चित करेंगे और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जितने भी कीर्तनकार 60 साल की आयु को पार कर गए हैं उनको भी 3,000 रुपए का हम वेतनमान देंगे। चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक संस्थान के तहत जितनी भी बंगाल के अंदर विचारधाराएं हैं, आध्यात्मिक विचारधाराएं हैं, सबको उन्नत करने के लिए वहां पर एक संस्थान निर्माण किया जाएगा। धार्मिक स्थानों के नवीनीकरण, मंदिरों के नवीनीकरण के लिए, मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए के फंड की हम स्थापना करेंगे। हम दुनिया भर में नेताजी और आजाद हिंद फौज की ऐतिहासिक यात्रा का जितनी भी स्मारिकाएं है उसको संयोजित कर स्ट्रेंथी करने के लिए 1,000 करोड़ भारत सरकार के सहयोग से हम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगाली भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए बंगाल सरकार पूरा प्रयास करेगी। सरकार के सभी दस्तावेजों, आदेशों और पत्राचारों में बंगाली का अनिवार्य उपयोग करने के लिए मैंडेटरी अध्यादेश निकाला जाएगा। ठाकुर पंचानन बर्मन के नाम पर संग्रहालय, स्मारक और भव्य मूर्ति के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। हम सोनापुर में महानायक उत्तम कुमार फिल्म सिटी की स्थापना करेंगे, जो फिर से एक बार बंगाल को फिल्मों की दुनिया में हब बनाने का काम करेंगे। हम बंगाल की समृद्ध विशाल विरासत को प्रदर्शित करने हेतु कोलकाता में एक विश्व स्तरीय सोनार बांग्ला संग्रहालय का निर्माण करेंगे और 23 जनवरी पराक्रम दिवस को भव्य रूप से बनाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हमेशा के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो देश भर में नेताजी के जन्म दिवस को, पराक्रम दिवस को मनाने का काम करेगी। हम रविंद्रनाथ टैगोर प्रतिभा हाट का आयोजन करेंगे। शांति निकेतन को भारत में एक नवीन प्रकार का सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र के रूप में प्रस्तावित करने के लिए 150 करोड़ रुपया आवंटित कर शांति निकेतन को हम विश्व के अंदर प्रतिष्ठा दिलाने का काम करेंगे। कोलकाता में दुर्गा पूजा को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर डालकर इसकी जीवंतता को बढ़ावा देकर दुनिया भर के पर्यटक दुर्गा पूजा में आए, न कि दुर्गा पूजा को करने के लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़े, मगर दुनिया भर से लोग यहाँ देखने आए, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हुगली नदी के किनारे विश्व स्तरीय घाट का निर्माण कर भव्य गंगा आरती का दैनंदिन आयोजन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम स्कूल में बांग्ला एवं अन्य स्थानिक भाषाओं की पढ़ाई को 10वीं कक्षा तक अनिवार्य करेंगे। मीडियम कोई भी होगा, सभी को बांग्ला भाषा पढ़नी पड़ेगी, बांग्ला में पढ़ाना पड़ेगा। हम राज्य भर के तकनीकी, कानून और मेडिकल सभी कोर्सों के अंदर बांग्ला माध्यम में पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्स का संपूर्ण भावानुवाद कर बांग्ला में बच्चा इंजीनियर भी बन पाए, डॉक्टर भी बन पाए, इसकी शुरुआत करेंगे। अभी बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत करी है। बांग्ला और स्थानीय भाषाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति हम प्रदान करेंगे, जिससे इस दिशा में वो प्रवृत्त हो सके। हम सभी विश्वविद्यालयों में सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रास बिहारी बोस और महर्षि अरविंदो, ये सब महानायकों के लिए
चेयर स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे देश भर के अंदर और दुनिया में अंदर बंगाल की संस्कृति का जयघोष हो सके। हम कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेने के लिए टॉलीवुड फिल्म निर्माताओं को हम सहायता प्रदान करेंगे। हम पर्यटन उद्योग के सभी मुद्दों को समग्र रूप से संकलित कर नई पर्यटन नीति भी बनाएंगे, जिससे बंगाल पर्यटन का हब बन सके। लगभग इसके लिए 1000 करोड़ का शुरुआती फंड होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं करेगा मगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करने का काम करेंगे। हम प्रदेश में 9 अलग अलग टूरिस्ट सर्किट स्थापना करेंगे, जैसे शक्तिपीठ सर्किट, चैतन्य महाप्रभु सर्किट, हिमालय बौद्ध सर्किट, राजवंशी सर्किट, जंगल महल सर्किट, सुंदरवन सर्किट, राजबाड़ी सर्किट, क्वीन ऑफ हिल्स सर्किट और कोस्टल सर्किट। हम हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में 50 लाख तक के लोन पर सब्सिडी देंगे और उसको 3 साल तक सभी करों से मुक्ति देने का काम भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। हम प्रदेश भर में अन्नपूर्णा कैंटीनों की स्थापना करेंगे, जिसमें आम जनता को मात्र 5 रुपये की दर से दिन में 3 बार पोषण युक्त आहार मिल पाए, इसको सुनिश्चित करेंगे। हम पीडीएस लाभार्थियों को चावल या गेहूं 1 रुपया प्रति किलो, दाल 30 रुपया प्रति किलो और नमक 3 रुपया प्रति किलो और चीनी 5 रुपया प्रति किलो के दर से उपलब्ध कराएंगे। और मैं वादा करता हूं, इसमें कोई चोरी नहीं होगी, कोई कटमनी नहीं होगा, कोई टोलबाजी नहीं होगी। हम बिना भ्रष्टाचार और भेदभाव के SC/ST सर्टिफिकेट को भी देने की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था करेंगे। आप लोगों को लगेगा कि ये क्या लेकर आए हैं, इस जमाने में SC/ST सर्टिफिकेट के लिए भ्रष्टाचार होता है? हाँ जी, बंगाल के अंदर ST/SC सर्टिफिकेट के लिए 100 से 500 रुपए का भ्रष्टाचार होता है और दीदी को लगता है कि 500 रुपए का भ्रष्टाचार कोई भ्रष्टाचार नहीं है। कल ही उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। पौंड क्षत्रिय समाज के लिए डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करेंगे। संथाल, उराव, मुंडा, भूमिज तथा अन्य आदिवासी समूहों को मिलाकर एक अलग डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की जाएगी। उत्तर बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड, चाय, सुंदरवन और जंगल महल के डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, क्योंकि ये सारे क्षेत्र विकास की दृष्टि से काफी बिछड़ गए। चाय बागानों के श्रमिकों के वेतन को बढ़ाकर 350 रुपया प्रतिदिन करने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। चाय बागान, सिंकोना बागान, वनग्राम और दार्जिलिंग इंप्रूवमेंट फंड की भूमि पर रहने वाले सभी लोगों को हम पट्टा देकर मालिक बनाने का काम करेंगे। मथुआ दलपतियों को 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करेंगे। झारग्राम में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर हम आदिवासी बच्चों के लिए एक अच्छी पढ़ने की व्यवस्था करेंगे। हर तहसील में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल भारत सरकार की योजना है, मगर आज तक यहां इंप्लीमेंट नहीं हुई है। इसको हम टाइम बाउंड तरीके से इंप्लीमेंट कर हर तहसील में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आदिवासी बच्चों को लिए करेंगे। कोलकाता को एक वैश्विक शहर में बदलने के लिए 22,000 करोड़ की लागत से कोलकाता विकास फंड की हम रचना करेंगे। 22,000 करोड़ का आंकड़ा आपको ऑड लगेगा, मगर इसका डिटेल प्लानिंग किया गया है, इसलिए इस आंकड़े को 22,000 करोड़ रखा गया है। हम शहर में पार्किंग में आसानी से सभी यातायात के क्षेत्रों में पार्किंग मिल सके, इसलिए 10 मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण करेंगे। यूनेस्को हेरिटेज सिटी टैग प्राप्त करने के लिए हम कोलकाता को इसकी पात्र बनाने के लिए 500 करोड़ का निवेश कर उसका प्रयास करेंगे। 10 स्मॉग टावर का हम स्थापना करेंगे। काली घाट की आदि गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सीवरेज कचरे के डंपिंग पर रोक लगाकर नदी की सफाई को एक मिशन मोड के अंदर हम पूर्ण करेंगे। हम बड़ानगर, बाली और हावड़ा में नमामि गंगे योजना को क्रियान्वयन में तेजी लाएंगे। हालांकि स्कीम केंद्र सरकार की है,
मगर अभी राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। ये सहयोग लेकर मां गंगा को निर्मल करने का काम हम करेंगे। हम घटल, कांडी और उत्तर बंगाल में बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन का मास्टर प्लान लेकर उसको बाढ़ से कम नुकसान हो इस प्रकार का क्षेत्र बनाएंगे। मित्रों, ढेर सारी और भी घोषणाएं हमारी है, सभी बातें मैं यहाँ पर नहीं रख सकता, मगर मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बंगाल की जनता को इतनी ही अपील करना चाहता हूँ कि आपने लगभग 25 साल से ज्यादा समय कम्युनिस्टों को दिया है, 10 साल से ज्यादा समय ममता दीदी को दिया है और कांग्रेस को आजादी के बाद सन 67 तक सारा समय दिया है, मगर तीनों पार्टियों ने मिलकर बंगाल को आजादी के वक्त जहां थे वहां से नीचे लाने का काम किया है। एक 5 साल नरेंद्र मोदी जी को दे दीजिए, हम सोनार बांग्ला के निर्माण का वादा करते हैं, सुरक्षित बंगाल के निर्माण का वादा करते हैं, तुष्टीकरण से मुक्त बंगाल के निर्माण का वादा करते हैं, घुसपैठियों से मुक्त बंगाल के निर्माण का वादा करते हैं और हम सबको, पूरे हिंदुस्तान को जिस पर गर्व था, वो बंगाल की संस्कृति सभ्यता को फिर से एक बार तेजी के साथ गौरवान्वित करने का अभियान का भी हम आपको वादा करते हैं। मेरा आप सब से करबद्ध निवेदन है, बंगाल की जनता को निवेदन है, एक बड़ा स्वप्न लेकर हम आपके सामने आए हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, समर्थन दीजिए और हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए आप खुलकर मत दीजिए। मैं सुनिश्चित रूप से कहता हूं कि गुंडों का भय मत रखिए, गुंडे कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे इस बार, और वोटिंग निर्भीक होकर करिए और सोनार बांग्ला की रचना के लिए नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। সোনার বাংলা 2021 সংকল্পপত্র ওয়েবসাইট উদ্ঘাটন করবার জন্য আমি মাননীয় অমিত শাহজিকে অনুরোধ করছি। तो बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। आपने देखा कि किस तरह से अमित शाह ने वादों की झड़ी लगाई है बंगाल की जनता के आगे। अमित शाह ने मैनिफेस्टो जारी करते ही बंगाल की जनता को कई सौगात दिए हैं। सीधे तौर पर कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो महिलाओं को 33% आरक्षण और पहली कैबिनेट मीटिंग में लागू होगा CAA। तो अमित शाह ने मैनिफेस्टो जारी करते ही वादों की झड़ी लगाई। अमित शाह ने मैनिफेस्टो जारी करने के बाद कई बातें कही। उन्होंने कहा कि सोनार बांग्ला के सपने पर यह संकल्प पत्र आधारित है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन बीजेपी जो सोनार बांग्ला का सपना देख रही है इस मैनिफेस्टो के जरिए वो जरूर पूरा होगा।
हमारे साथ हमारे सहयोगी आफ्ताब जुड़ चुके हैं। आफ्ताब, अमित शाह ने मैनिफेस्टो जारी करते ही वादों की झड़ी लगा दी बंगाल की जनता के आगे। नहीं, बिल्कुल। आज अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र का नाम भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र रखा है और उन्होंने साफ तौर पे बहुत सारे मामलों को लेकर जो है कि साफ कर दिया कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं जो है कि ममता बनर्जी ने जो काम नहीं किया है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और आपको खास तौर पर बता दें कि उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में जो है कि सीए लागू की जाएगी और इसके साथ साथ जो है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा नौकरी में, ट्रैफिक के प्रॉब्लम और बस में जो है कि महिलाओं के लिए स्पेशल बस लाई जाएगी। और इसके साथ साथ हम कहें तो ममता बनर्जी पर जमकर कई मामलों में बरसे उन्होंने कह दिया कि घुसपैठियों को पूरी तरीके से रोक लगाया जाएगा। इसके साथ साथ जो है कि दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो संकल्प पत्र जो बीजेपी ने आज जारी किया है, ये कह सकते हैं इसी बहाने ममता बनर्जी पर भी जमकर वो बरसे। और उन्होंने एक बार बोला कि 70 साल कांग्रेस पार्टी को दिया गया और जो है कि नेक पार्टियों को भी आपने दिया है, एक बार सिर्फ नरेंद्र मोदी को मौका दीजिए, हम जो है जी सुनार बांग्ला बना के दिखाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे घोषणाओं ने जो अमित शाह ने किया, पूरे घोषणा पत्र को अमित शाह ने पढ़ा है और उन्होंने लोगों से गुजारिश की बंगाल की जनता से। तो अब जनता को तय करना है कि इनके घोषणा पत्र पर कितना भरोसा करते हैं। और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो है कि जिस तरीके से बंगाल के लोगों के साथ धोखा किया है वो नहीं कर पाएंगे। और अगर राज्य सरकार बनती है बीजेपी की तो 5 रुपए में तीनों टाइम जो है कि खाना देने का प्रावधान किया गया। जी चलिए, बिल्कुल आफ्ताब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गंगेश गुंजन जी जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे। गंगेश जी, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, वादों की झड़ी सी लगा दी है अमित शाह ने। टीएमसी के मैनिफेस्टो को भी आपने देखा है और बीजेपी ने जो आज मैनिफेस्टो जारी किया है उसको भी आपने देखा है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास दिख रहा है टीएमसी से? कीर्ति, जब भी इस तरह के संकल्प पत्र जारी होते हैं या हम कह सकते हैं मैनिफेस्टो जारी होता है तो फिर ये देखना होता है कि ये व्यवहारिक ज़मीन पर कितना उतर पाएगा। तो बीजेपी ने क्या वो सब वायदे किए हैं जो वो जहां उनकी सरकार है वहां वो पूरा कर पा रहे हैं? पहला प्रश्न ये उठता है। उन्होंने कई सारी घोषणाएं की हैं, उन सब पर हम आएंगे बाद में, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इनमें वो घोषणाएं हैं जिसे वो पूरा नहीं कर पाएंगे या जिन स्टेट्स में उनकी सरकारें हैं वहाँ पर उन्होंने इसको पूरा किया है और उसी तर्ज पर वो यहाँ पर कर पाएंगे। कुछ बातें पॉलिटिकल हैं, जो पॉलिटिकल जवाब हैं हम कह सकते हैं, उसको एक थोड़ा दरकिनार कर दें। मैक्सिमम वो बातें हैं जो देश के हर कोने में लागू हैं। बंगाल में चूंकि दूसरे दल की सरकार थी और उनकी अपनी रणनीति थी तो उन्होंने उसे लागू नहीं किया। जैसे उन्होंने आयुष्मान की बात की, आयुष्मान लागू होगा और 10,000 रुपये जो किसानों को देने की बात है, 6,000 ऑलरेडी प्रधानमंत्री की तरफ से मिल रहा है, 4,000 और ऐड करेंगे 10,000 हो जाएगा। शरणार्थी परिवार को 10,000 रुपये मिलेंगे और सीए लागू करेंगे। ये उनके पॉलिटिकल एजेंडा में है, वो पास हो चुका है। वहाँ बंगाल में ज़मीनी हकीकत क्या है ये देखने वाली बात है। 7वें आयोग में कर्मचारियों को जो अभी 7वां आयोग का नहीं मिला है बेनिफिट्स, वहाँ के प्रदेश के कर्मचारियों को वो मिलेगा। ये दूसरे प्रदेशों में लागू है। वो सारी बातें वहाँ कही गई हैं। अब सवाल ये है कि जब ये इस तरह की बात कह रहे थे अमित शाह तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बंगाल पिछड़ रहा है। अगर दूसरे प्रदेशों में ये सारी चीज़ें लागू हैं तो बंगाल में होना चाहिए था, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। तो ये अगर हम संकल्प पत्र में लेके आ रहे हैं, आज भी वो बीजेपी संकल्प पत्र में लाने की बात कर रही है, तो निश्चित रूप से इस पर सवाल उठेगा कि प्रदेश दरअसल पीछे क्यों जा रहा है। जो सीमा पार से परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, ये सब बातें उन्होंने की। बॉर्डर फेंसिंग की बातें की, इसमें भी वो बातें हैं जो दूसरे प्रदेशों में उन्होंने करके दिखाई हैं। वो पंजाब से लगा हुआ पाकिस्तान का बॉर्डर हो या कश्मीर के कुछ इलाकों के बॉर्डर्स हो, वहाँ पर फेंसिंग बहुत स्ट्रांग की गई है। एक जो पॉलिटिकल जवाब है इसमें वो ये है कि रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं।
ये बीजेपी आमतौर पर जब मैनिफेस्टो जारी करती है कहीं पर, तो उससे थोड़ा सा अलग है ये मामला। अब चूंकि उन्हें उनका मुकाबला, बीजेपी का मुकाबला मानुष माटी इसको लेकर है, तो वो इसको जवाब देने के लिए, स्थानीयता के मुद्दे पर जवाब देने के लिए, चूंकि ममता बार बार उन्हें बाहरी कर रही हैं, तो उस मुद्दे को लेकर जवाब देने के लिए ये बात बार बार उठाई गई और इसको लेकर काफ़ी चर्चा की गई है। एक जो खास बात है जिस पर बंगाल को ध्यान देना चाहिए था, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, वो ये है कि पर्यटन के लिए कितना अहम हो सकता है वो प्रदेश, और पर्यटन को बढ़ावा देने से कितने फ़ायदे होंगे। उन्होंने उस तरह से गंगा आरती वगैरह करवाने की बातें कही हैं और 1000 करोड़ पर्यटन के विकास के लिए रखने की बात कही। ये तमाम बातें हैं जो बताती हैं कि बीजेपी इस युद्ध, हम कह सकते हैं लड़ाई में, ममता के साथ लड़ाई में कहीं से भी पीछे हटना नहीं चाहती। और इसमें एक हम जिस पर थोड़ा छाप दिखता है वो केजरीवाल सरकार का, कि उन्होंने कहा कि महिलाओं को मुफ्त में जो पब्लिक वाहन है, उस तरह के सार्वजनिक वाहन, उसमें वो मुफ्त में ट्रैवल कर सकेंगे। वो आपको मालूम है कि दिल्ली में जब इसकी घोषणा हुई थी तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ा था दिल्ली के चुनाव पर। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह की घोषणा की गई थी। मैनिफेस्टो में आप राजनीतिक जुड़ाव कितना देख पा रहे हैं और जनता से भावनात्मक जुड़ाव कितना है? क्या जनता इस वादे को समझ पा रही है? देखिए, जनता को अधिकांश वो बातें इसमें हैं जो जनता को पता है कि उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। मैं लगातार सर्वेज और दूसरी चीज़ों को देख रहा हूँ, उसमें ये बात बार बार निकल के आ रही है कि साहब हमको ये नहीं मिला, चूँकि दीदी ने उस पर रोक लगा दी है। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसका ज़बरदस्त प्रचार किया है कि केंद्र की योजनाओं का पूरा लाभ बंगाल को अगर नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए दीदी दोषी है। तो वो उसको कैटर करती है, ये सारी बातें उसको सप्लीमेंट करती हैं, पूरक है उसकी। ये जितनी सारी बातें कही गई हैं वो उसी मुद्दे को हम कह सकते हैं बीजेपी जिस एजेंडे पर ज़मीन पर है उसी को थोड़ा आगे बढ़ाती है। ये अपने आप में सिर्फ मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र नहीं है, बल्कि उनका जो प्रचार प्रसार है उसी को थोड़ा आगे बढ़ाने की बात है। सोनार बांग्ला के लिए संकल्प पत्र है, ये कैची है। रोजगार को लेकर बहुत सारी बातें की गई हैं, वो कैची है। मत्स्य पालन और भूमिहीन किसानों को भी 4000 देने की बात की गई है, कुछ नया ऐड करने की कोशिश की गई है। जो मछली पालन है, आप सबको मालूम है कि बंगाल में मछली पालन का कितना ज़ोर है और मछलियों का कितना वहाँ उसकी अहमियत कितनी है, तो उसके लिए भी पैसे देने की बात की गई है 6000 मत्स्य पालन के लिए। और एक जो बहुत हम कह सकते हैं कि जो बात मैंने कही कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में यहाँ क्या अलग है और उस पर कितना शक किया जाना चाहिए। एक बात जो कही गई है कि हर परिवार में एक रोजगार पक्का होगा। अगर ये बात है, अगर ऐसा इस बात को हम सही मान लें तो बीजेपी शासित दूसरे प्रदेशों में इसे लागू होना चाहिए था। ये बंगाल के लिए स्पेशल तो है नहीं, तो यहाँ पर एक संदेह खड़ा कर सकता है या इसको लेकर सवाल खड़ा किया जा सकता है या आने वाले दिनों में खड़ा भी किया जाएगा पॉलिटिकली कि क्या एक परिवार में एक सदस्य को उनके शासित जो प्रदेश है, बीजेपी शासित जो प्रदेश है, वहाँ ये लागू हो पाया है जो वो बंगाल के लिए कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी को घेरने का एक स्कोप मिलेगा विपक्ष को, लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं वो लगभग उसी प्रचार के तहत हैं जिसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता ऑलरेडी मैदान में हैं। वो बार बार बता रहे हैं। अच्छा, बीजेपी ने जिस तरह से अपना प्रचार प्रसार किया है इस घोषणा पत्र के माध्यम से, टीएमसी का भी घोषणा पत्र आपने देखा है, टीएमसी का घोषणा पत्र बीजेपी के आगे अब झुनझुना साबित हो रहा है। ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल सिर्फ एक जवाब है, पॉलिटिकल जवाब है। उनका कहना है कि जो घुसपैठिए हैं उन्हें तो यहाँ की नागरिकता मिल गई, लेकिन जो शरणार्थी के बतौर आए उनको नागरिकता नहीं मिली, उन्हें हम नागरिकता देंगे। तो ये तमाम तरह के प्रश्न हैं। मुझे लगता है कि उसमें पॉलिटिकल जवाब भी है बहुत, और कुछ बहुत विश्वसनीय बातें हैं जो ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट करती हैं।
दूसरे प्रदेशों में, वो बीजेपी शासित प्रदेशों में। और लेकिन कुछ बहुत पॉलिटिकल जवाब के तौर पर भी बहुत सारी बातें इसमें रखी गई हैं। अब पॉलिटिकल जवाब की बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है क्योंकि स्थानीय मुद्दे उठाए नहीं जा रहे हैं, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं, तो अब इस घोषणा पत्र के बाद टीएमसी का क्या स्टैंड हो सकता है? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीजेपी कोशिश हमेशा करती है, हर प्रदेश में करती है कि वो अपनी पिच पर दूसरे पार्टी को खेलने के लिए उतार दे। उनकी अपनी पिच पर लोग, दूसरे पार्टी के लोग खेलने उतरे, और इसमें जो ट्रैप हो गया वो फंस जाता है, और जो ट्रैप नहीं होगा वो बच जाता है। आप झारखंड में इसका उदाहरण ले सकते हैं। झारखंड में बहुत सारे मुद्दे उछाले गए बीजेपी के द्वारा, पीएम ने भी और अमित शाह ने भी कई सारी बातें उछाली, लेकिन यहाँ की जो वर्तमान सरकार है और जेएमएम जो पार्टी है, उसने सीधा उसको कन्फ्रंट नहीं किया। वो अपने मुद्दों पर जमे रहे कि साहब ये है, घमंड है यहाँ के मुख्यमंत्री को, और इस तरह की तमाम तरह की बातें जो यहाँ के बिल्कुल प्योर लोकल मुद्दे थे, उनको वो पकड़ कर रखने में कामयाब रहे, और इसका रिजल्ट उनको मिला। लेकिन ममता पहले दिन से ही बीजेपी की पिच पर खेलने गई है। अब उनकी तैयारी कितनी पक्की है, ये देखने की बात होगी। अहम बात यह है कि उनके जितने सिपहसालार थे, जितने बड़े बड़े, वो सब उनसे दूर हो चुके हैं। और जब आप इस तरह से नेता आपसे टूट कर अलग हो जाते हैं, तो ज़मीनी स्थिति का आकलन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी नेता को। तो ममता बनर्जी अभी कई सारी चुनौतियों से आमना सामना है उनका। एक तो ये कि उनके जो विश्वसनीय लोग थे वो अब उनके साथ इस बार नहीं है, तो ज़मीनी हालत क्या है ये देखना होगा। दूसरा कि एक बात जो मैसेज बहुत अच्छे से कन्वे वो कर पा रही हैं कि वो अकेली महिला है, और इतने पूरा का पूरा तंत्र उनसे लड़ने के लिए वहाँ मौजूद है। केंद्र की सरकार वहाँ एक तरह से कैंप लगा कर बैठी हुई है। तो ऐसे में एक सहानुभूति क्या उनके प्रति हो सकती है, और इसी की एक कोशिश थी। वो जो पैर में चोट लगने को लेकर जिस तरह से बातें आगे बढ़ी, तो जो एक सिंपैथी फैक्टर है वो ममता के साथ अभी भी है। आप जो पब्लिक रिएक्शंस देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि एक सिंपैथी फैक्टर है ममता के साथ। लेकिन क्या वो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो ज़्यादा ताकतवर है, या जो सिंपैथी फैक्टर है वो ज़्यादा ताकतवर है, ये देखना होगा। पीएम की रैली में जिस तरह से भीड़ आती है वो बताता है कि उसमें जिस तरह का जोश है वो बताता है कि लोग वहाँ पर बदलाव के पक्ष में हैं। लेकिन ममता जिस तरह से अपनी बातें रखती हैं और खुद को अकेला बताकर, या ये बताकर कि सारे बाहरी हैं, उनको तंग करने आए हैं, बंगाल का राज बंगाल के हाथ में होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर ममता भी अपनी बातें ठीक से रख रही हैं। दिक्कत तब होती है जब ममता मोदी के पिच पर खेलने चली जाती है। जब अगर आप उनके पिच पर जाकर खेलेंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि उसकी तैयारी आपकी पूरी नहीं होती है। चलिए गंगेश जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दिया। अमित शाह ने वादों की झड़ी लगाई है इस मैनिफेस्टो के जरिए, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने पहले ही कह दिया कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा और पहली कैबिनेट में ही सीएए पर मुहर लगा दी जाएगी।